वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 31C के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अब आर्टिकल 31C कैसे शुरू होता है? सेविंग ऑफ द लॉ गिविंग अफेक्ट ऑन द सर्टन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये हमारी इसकी हेडिंग है आर्टिकल 31C की, सेविंग ऑफ लॉस गिविंग अफेक्ट टू द सर्टन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक 25th अमेंडमेंट पढ़ेंगे इसमें हम, और एक हम इसमें पढ़ेंगे 42nd अमेंडमेंट, और साथ में केसेस पढ़ेंगे। इसमें हम 2-3 केसेस हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये जो आर्टिकल था, आर्टिकल 31C, दिस वाज एडेड बाय 25th अमेंडमेंट 1971। इट एम्पावर पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी स्टेट के पास और पार्लियामेंट के पास, ठीक है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर थी टू एनेक्ट लॉज टुवर्ड सिक्योरिंग दी डीप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 39B एंड 39C, ठीक है। सच लॉज कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट दे इन्फ्रिंज आर्टिकल 1914, ठीक है, of the Constitution. Article 31 thus gives the directive principles in Article 39 Clause B and C primacy over the fundamental rights granted by Article 1914 and 31. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई लॉ बनाया गया है DPSP से रिलेटेड अंडर आर्टिकल 39B and C, that will not be held violative of article 14, 19 और 31, ठीक है। कोई भी लॉ अगर हमारा 39 क्लॉज बी के साथ या क्लॉज सी के साथ के हिसाब से बनाया गया या उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई भी लॉ बनाया गया, तो डैट विल नॉट बी हेल्ड वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 19, 14 एंड 31, ठीक है, यानी जुडिशियल रिव्यू से सेव होगा, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस अमेंडमेंट एज स्टेटेड इन द प्रियम्बल वॉज टू गेट ओवर द डिफिकल्टीज प्लेस्ड इन दी वे ऑफ गिविंग अफेक्ट टू DPSP, ठीक है। ये प्रोवाइड करता था दैट नो लॉ विच कंटेन्ड अ डिक्लेरेशन दैट इट वाज फॉर गिविंग अफेक्ट टू सच पॉलिसी वुड बी डीम्ड टू बी वॉइड ऑन द ग्राउंड दैट कि वो इनकन्सिस्टेंट थे या इन्फ्रिंज कर रहे थे हमारे आर्टिकल 14 को, 19 को या 31 को, ठीक है। अब जो डिक्लेरेशन थी, जो डिक्लेरेशन क्लोज हमारे 31C में 10 बार दी जुडिशियल रिव्यू ऑफ दी जुडिशियल रिव्यू मना करते, ठीक है। ये वक्त बता था, एक बार स्कोप हम पढ़ लेते 31C को। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 13, नो लॉ गिविंग अफेक्ट टू द पॉलिसी ऑफ द स्टेट टूवर्ड्स सिक्योरिंग ऑल और एनी ऑफ द प्रिंसिपल, ऑल याद रखना, और एनी ऑफ द प्रिंसिपल लेड अंडर पार्ट 4 शैल बी deemed to be void on the ground that it is inconsistent with or take away or abridges any right conferred under Article 14 or 19, and no law containing a declaration that it is for giving effect to such policy shall be called in question, यानी judicial review, ठीक है, on the ground that it does not give effect to any such policy, provided that, अभी अलग amendment है provided से, provided that where such law is made by the legislature of the state, the provision of this article shall not apply thereto unless such laws having been reserved for the consideration of the president has received his assent right to constitutional remedies, ठीक है। अब आर्टिकल 31C जो है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंक्लूडेड थ्रू 25th अमेंडमेंट थ्रू विच द गवर्नमेंट ट्राइड टू गिव प्राइमेसी टू दी सम DPSP ओवर द फंडामेंटल राइट्स। अब इसके दो ऑब्जेक्टिव थे। पहला क्या था? एनी लॉ मेड इन ऑर्डर टू गिव अफेक्ट टू द आर्टिकल 39B एंड 39C ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल अवॉइड द स्क्रूटिनिटी ऑफ द कोर्ट्स इवन इफ इट वॉलेट्स दी, यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा यहाँ पे, ये इसका कहना है। दूसरा है इसका हमारा कि द कोर्ट विल नॉट हैव जुरिडिक्शन टू डिसाइड वेदर द लॉ एनेबल्ड या एनेक्टेड रियली गिव्स अफेक्ट टू द प्रिंसिपल मेंशन इन, और ये भी नहीं देखा जाएगा कि जो लॉ बनाया गया वो क्या कहते हैं, उसका अफेक्ट जो है 39B और 39C के हिसाब से है कि नहीं है, उनको इम्प्लीमेंट करने के बनाया गया, कैसे बनाया गया, यानी इसमें कोर्ट्स की इंटरफेरेंस बिल्कुल ख़त्म कर दी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? अब केशवानंद भारती दी मेजोरिटी जो थी उसे स्ट्रक डाउन कर दिया दी डिक्लेरेशन दैट इट वुड नॉट बी कॉल्ड
इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब जब ये लिखा गया था कि किसी भी कोर्ट में इसको बुलाया नहीं जाएगा, तो उसको हमारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द ग्राउंड डेट कि ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ था, डेट इट इज़ द जुडिशियल रिव्यू, बट हेल्ड दैट दी फर्स्ट पार्ट जो था इसका, जो हमने इसका फर्स्ट पार्ट देखा था, हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, जो ये फर्स्ट पार्ट था इसका प्रोवाइडेड से पहले, इसको वैलिड कर दिया और सेकंड पार्ट को उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑफ द क्लॉज वैलिड कर दिया उन्होंने। लॉ एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट फॉर गिविंग इफेक्ट टू DPSP अंडर आर्टिकल 39B and C could not be declared void on the ground that it violated or abridges any right conferred under Article 14, 19, 31. लेकिन जो सेकंड पार्ट था, the effect of declaring the second part as void is that the कोर्ट विल हैव द जुरिडिक्शन। अब जब सेकंड पार्ट को हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड डिक्लेयर कर दिया, तो अब क्या हो गया कि कोर्ट के पास जुरिडिक्शन आ गई। वेदर देयर इज अ डायरेक्ट एंड रीजनेबल नेक्सस बिटवीन लॉज पास टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेन्ड इन। अब कोर्ट देख सकता है कि नेक्सस था कि नहीं था जो लॉज बनाए गए हैं किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, आर्टिकल 39B and C को, ठीक है। अब जो सेकंड स्टेज आई इसकी, जिसकी हमारी सेकंड स्टेज आई 25th अमेंडमेंट के बाद, वो आई हमारी अमेंडमेंट जो थी हमारी 42nd, ठीक है। अब दिस सेकंड स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ द आर्टिकल 31C अरोज व्हेन द फेमस 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड इन 1976। अब आर्टिकल 31C was amended with further widened the scope of the article 31C। इसने हमारे अब आर्टिकल 31C के स्कोप को वाइडन कर दिया। जैसे पहले आर्टिकल 31C में सिर्फ हमारे किसके लिए लॉस बना सकते थे, आर्टिकल B और C को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन अब हम DPSP के सारे प्रिंसिपल, जितना भी DPSP में जितने भी हमारे लॉज जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं, उन सबको इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉस बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें चेंजेस क्या हुए, चेंजेस ये हुए इसमें, आर्टिकल 31C so as to cover all the deep directive principle, it substituted the word directive contained in article 39B and C the following words, उसमें क्या वर्ड्स इंक्लूड कर दिए, all or any of the principle laid down in article in part 4, ठीक है। ये इस वर्ड से तो सब्सिट्यूट कर दिया कि ऑल और एनी ऑफ द प्रिंसिपल जो कि हमारे पार्ट 4 में है। द अमेंडमेंट दस गिव कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू लॉज पास्ड, ठीक है। उन्होंने जितने भी लॉज पास किए जाएंगे इसके लिए उन सबको प्रोटेक्शन दे दी, ठीक है। वेयर एज अब जो आर्टिकल जो अमेंडमेंट 25 थी, दैट गिव प्राइमेसी टू दी डायरेक्टिव कंटेन्ड इन आर्टिकल 39B and C, लेकिन इसने क्या किया, 42nd ने इसने सबको प्राइमेसी दे दी। जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उन सबके लिए हम लॉ बना सकते हैं और दे कैन नॉट बी चैलेंज इन दी कोर्ट। ये हमारी 42nd अमेंडमेंट आई। अब ये अमेंडमेंट तो ठीक थी नहीं वाली, तो ये चैलेंज हो गई। ये चैलेंज कहाँ हुई हमारी, मिनर्वा मिल्स में, ठीक है। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में चैलेंज हो गई थी। इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 से मेजोरिटी में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। किसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, सेक्शन 4 ऑफ 42nd अमेंडमेंट, इसको हमारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। कैसे डिक्लेयर किया, क्या बोला कोर्ट ने, ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज डिस्ट्रक्टिव ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कोर्ट हेल्ड सेक्शन 4 ऑफ द 42nd अमेंडमेंट वाज बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, एंड वाज वॉइड सिंस इट डैमेज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय टोटली एक्सक्लूडिंग फ्रॉम चैलेंज टू एनी लॉ गिविंग अफेक्ट टू द DPSP, ठीक है। इसके बाद क्या था, इवन इफ दे वर इनकन्सिस्टेंट विद द राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 14 and 19। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, कोर्ट ने बोला कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था दैट वाज फाउंडेड ऑन द बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन 3 and 4, इस बेसिस पे बनाया गया था कि वो बैलेंस बनाएगा, और इसलिए कोई भी ना इससे ऊपर है ना ही इससे नीचे है, यानी पार्ट 3 ना ही पार्ट 4 से ऊपर है ना ही नीचे है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, इसलिए इनको हार्मोनियसली देखना चाहिए, ठीक है। कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। तो इसके बाद क्या हुआ, जब इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया तो आर्टिकल 31C जो था जैसे वो 25th अमेंडमेंट पे था वैसे ही बना दिया गया, ठीक है। यानी इट विल ओनली इंक्लूड आर्टिकल 39B and C, ये बोला गया, ठीक है। अब इसके बाद एक और केस आया, वो था हमारा वमन राव केस, ठीक है। अब ये हिस्ट्री एक बार देख लेना आप, वैसे मैंने पूरी सारी हिस्ट्री बता रही 25 और 42nd अमेंडमेंट की, ये फिर भी आप एक बार देख लेना।
अब नेक्स्ट केस आया हमारा वमन राव। वमन राव केस में क्या हुआ, इन इट्स ओरिजिनल 42nd अमेंडमेंट में क्या था, द सुप्रीम कोर्ट रिटेलिएटेड आर्टिकल 31 C in its original form prior to 42nd amendment was valid, and all the amendments to the constitution made prior to the decision in केशव भारती केस by which 9 शेड्यूल जो था उसको अमेंड किया गया था और सेवरल एक्ट्स उसमें ऐड किए गए थे, वर्ड इंक्लूडेड वर्ड वैलिड। अब कोर्ट ने क्या बोला कि केशव नंदा भारती से पहले जितने भी हमारे एक्ट्स या रेगुलेशन जो हमारे 9 शेड्यूल में डाले गए थे that will only be protected against the judicial review। लेकिन केशव नंदा भारती के बाद जितने भी हमारे एक्ट डाले गए that will not be protected फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट में वो चैलेंज हो सकते हैं, चाहे वो अमेंडेड एक्ट है चाहे वो ओरिजिनल एक्ट है। ये हमारा वुमन लॉ में बोला गया, ठीक है। द फर्स्ट अमेंडमेंट हैज़ मेड द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडल्स ऑफ द इक्वल जस्टिस अ लिविंग ट्रूथ इंस्टेड ऑफ वीकनिंग द बेसिक स्ट्रक्चर इट स्ट्रेंथन देम, ठीक है, वो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए था, ठीक है। द अनअमेंडेड पोर्शन ऑफ आर्टिकल 31C गेव प्रोटेक्शन टू अ डिफाइंड एंड लिमिटेड कैटेगरी ऑफ लॉज गिविंग अफेक्ट टू द प्रिंसिपल स्पेसिफाइड अंडर आर्टिकल 39B and C, ठीक है। तो ये बोला गया इसमें। अब इसमें 31C में क्या क्या कंडीशन है, अ लॉ फॉर गिविंग अफेक्ट टू द पॉलिसी ऑफ द स्टेट टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये बता दिया। द लेजिस्लेचर मेकिंग अ डिक्लेरेशन टू दैट अफेक्ट, बट द क्वेश्चन दैट वेदर द एक्ट इज इंटेंडेड टू सिक्योर द ऑब्जेक्ट कंटेन इन 39 डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिक्लेरेशन मेड बाई लेजिस्लेचर बट अपॉन द कंटेंट्स देखे जाएंगे, ना कि लेजिस्लेचर की हमारी डिक्लेरेशन देखी जाएगी। ये भी हमारा वुमन लॉ में बोला गया था, ठीक है। Now the last case was I.R. कोले, ठीक है, ये वाला केस था जिसमें क्या बोला गया था, 9 शेड्यूल लॉज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, इसमें ये बोला गया था। इसमें क्या बोला गया था, वही वाली सेम वाली बात बोली गई थी जो वुमन लॉ में बोली गई थी। एनी लॉ प्लेस्ड इन 9 शेड्यूल आफ्टर April 24, 1973 when Keshav Nanda Bharati judgment was delivered would be open to challenge, even though an act is put in 9th schedule by the constitutional amendment in the provision would be open to challenge on the ground that they destroy, damage basic feature. If fundamental rights are taken away, infringed, pertaining to the basic feature or the basic structure, तो तब हमारा चैलेंज हो सकता है, इसमें ये बोला गया था, ठीक है। ये हमारे सारे केस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मिनेडा विल्स वाला, केशव नंदा भारती वाला, वुमन लॉ वाला, आर्या कोरसाई वाला, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।